हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है FAQ पे हमने रखा है। आपने जो हमें क्वेश्चंस भेजे थे उसका कुछ हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आया था कि मेंशन व्हाट आर द बसेस यूज फॉर कम्युनिकेशन इन एम्बेडेड सिस्टम, कि कौन कौन सी बसेस हम यूज़ करते हैं। तो इसका जो है इसका आंसर है, अगर मैं बात करूँ सीरियल कम्युनिकेशन की, यहाँ से लिख देता हूँ। सीरियल कम्युनिकेशन की मैं बात करूँ, सीरियल कम्युनिकेशन, तो मेरे पास की 3 बसेस होती है। ये एक होती है I2C, एक होती है मेरे पास कैन, एंड थर्ड होती है मेरे पास USB। ये 3 बसेस होती हैं फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। इसकी मैं अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो ये USB होती है मेरे पास यूनिवर्सल सीरियल बस। इसकी मैं कैन की बात करूं तो ये होती है कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। I2C की इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये होती है मेरे पास की सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। अगर मैं बात करूं पैरेलल कम्युनिकेशन की बात करूं, पैरेलल कम्युनिकेशन, पैरेलल कम्युनिकेशन, तो इसकी भी मेरे पास 3 बसेस होती हैं। एक होती है ISA, EISA एंड थर्ड इज PCI। अब इसकी फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो ISA की मेरे पास होती है इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। इसके बारे में हमने अपने एम्बेडेड सिस्टम पार्ट 1 के बारे में हमने पढ़ा था, जहाँ पे हमने आर्किटेक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम के अंदर इसको हमने पढ़ा, वहाँ उसकी वीडियो आप देख सकते हो। ये EISA की फुल फॉर्म सेम ही होती है, बस यहाँ पे ई डिफरेंस आ गया जो कि है एक्सटेंडेड, रेस्ट इज सेम। PCI की फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ये होती है हमारे पास जो हम कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते हैं। I2C ये हमारे पास लो डिवाइसेस के लिए काम आता है, जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर हो गया, अपना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए उसके अंदर लगे हैं। कैन मेरे पास आता है ऑटोमोबाइल्स के लिए, जहाँ पे उसको क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स लगी है, चाहे वो माइक्रो कंट्रोलर ही क्यों ना हो। जैसे हम आज की गाड़ियों में हमारे पास स्क्रीन वाली गाड़ियाँ आ रही हैं, जहाँ पे म्यूजिक सिस्टम लगा है वो स्क्रीन वाला लगाए थे, और उसके अगर हमने बैक करनी है तो वो पीछे का कैमरा दिखाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। USB ये सब ने यूज़ की हुई है, हमारे पेन ड्राइव से लेकर हमारे डाटा केबल तक। चाहे हमारे पास कोई क्या कह सकते हैं, हमारे पास लैपटॉप्स में आजकल हमारे पास आ गई है USB। हमारे पास इसका क्या कहते हैं, पेन ड्राइव्स होगी, USB होगी, और हमारे पास OTG आ गई, वो भी USB है। मतलब सीरियल बस है, वो सीरियल बस को ट्रांसफर करेगी। पैरेलल कम्युनिकेशन ये हमारे पास ये दोनों में आर्किटेक्चर में यूज होते हैं, यानी हार्डवेयर का आर्किटेक्चर। ये भी हमारे पास जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं उसका जो हार्डवेयर है, CPUs में हमारे पास हार्डवेयर आ गए, मदरबोर्ड आ गए, ये उसमें यूज हुआ है। मतलब ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर पार्ट से चला गया, ये हमारे पास हार्डवेयर साइड चला गया। तो ये तो थी हमारे पास कौन कौन सी बसें यूज होती है एम्बेडेड सिस्टम के अंदर। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाट इज द नीड फॉर इनफाइनाइट लूप इन एम्बेडेड सिस्टम। अब कोई भी एम्बेडेड सिस्टम है उसमें हमें इनफाइनाइट लूप क्यों चाहिए, उससे पहले हम समझते हैं कि लूप क्या होता है। जैसे कि आपने लूप्स के बारे में पढ़ा होगा, हमारे पास 3 तरह के लूप होते हैं। एक हमारे पास होता है फॉर लूप, डू वाइल, एक होता है हमारे पास वाइल लूप। ये 3 तरह के हमारे पास लूप होते हैं। अब ये लूप क्या करेंगे कि हमने कोई कंडीशन डाली, उसने उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे हमारे पास कोई मैंने डाल दिया, मैं फॉर लूप लेता हूँ कि मेरे पास एक कोई नंबर है 0 से चला 250, उसके बीच का जो भी हमारे पास इनपुट अगर मैं दिया, कोई नंबर डाला, अगर वो इस कंडीशन सेटिस्फाई करे तो लूप के अंदर जाएगा, जो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा, बाहर आ जाएगा। ऐसे ही कोई हर बार वो चलता रहेगा। तो ये तो था फॉर लूप के बारे में। अब मैं बात करता हूँ, ये तो था इसके
पार्ट था लूप, ये था लूप्स। अगर मैं बात करूँ इसको इनफाइनाइटली चलाना है तो हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट कैसे करते हैं। अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूँ तो वो करते हैं हम वॉइड मेन से, ऐसे कर दिया, यहाँ से शुरू होके जो लिखना है वो इस लूप में चलेगा। यानी पहले वो यहाँ आया, जो भी चीज़ यहाँ पे एग्जीक्यूट किया बाहर आ गया, फिर वो दोबारा अंदर आया, मतलब वो बार बार चलेगा, इनफाइनाइट टाइम चलेगा, जब तक मैं उसे स्टॉप ना करूँ या रीसेट ना करूँ। एक्सटर्नल रीसेट कर दिया, हार्ड रीसेट कर दिया या वैसे रीसेट कर दिया, तब तक वो चलता रहेगा। अब इसका फ़ायदा एम्बेडेड सिस्टम में कैसे है, इसका फ़ायदा ये है कि मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी डिवाइस है, उसको मैंने इनफाइनाइट टाइम चलाना है, मतलब उसको चलाते रहना है। मैंने अगर कहीं पे लगा दिया, इंडस्ट्री में लगा दिया, तो वहाँ पे उसको चलना है। या अगर मैंने कोई क्लॉक है, डिजिटल क्लॉक बनाई है, तो उसको उसमें उसको चलते टाइम शो करते ना, जब तक उसकी बैटरी ख़त्म ना हो जाए या वो ख़राब ना हो जाए, तब तक उसने उस प्रोग्राम को चलाते रहना है। यानी ये नहीं है कि उसको एक बार चलाया, टाइम दिखाया, बंद। हमें ऐसा सिस्टम चाहिए नहीं, हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो चलता है चलता है चलता है, जब तक वो ख़राब ना हो जाए एक्सटर्नली या उसकी बैटरी ख़त्म ना हो जाए। तो हमें यहाँ पे वो चीज़ चाहिए, इसलिए हम इनफाइनाइट लूप्स का यूज़ करते हैं। इससे एक फ़ायदा ये भी है कि अगर कोई हमारे पास कोई एरर आ गई, या कोई मेमोरी की आउटेज होगी, कोई मेमोरी की शॉर्टेज होगी, तो हमें वो इनफाइनाइट लूप हमें बता देगा। एक बार में नहीं बताएगा, दूसरी बार में बता देगा, दूसरी बार में तो कोई 10वीं 20वीं बार बता देगा वो, मतलब वो बता देगा। अब वो उसको बार बार चेकिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये तो था कि मुझे इनफाइनाइट लूप क्यों चाहिए, इसको हमें बार बार चलाते रहना है जब तक वो ख़राब ना हो जाए, हमें उसको चलाते रहना है। अब हमारे पास बात आती है थर्ड क्वेश्चन की, हाई लेवल और लो लैंग्वेज क्या होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है। तो मैं इस साइड का इरेज कर देता हूँ, आई होप आपने ये अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगर मैं बात करूँ हाई लेवल लैंग्वेज की या लो लैंग्वेज की मैं बात करूँ, तो लो लेवल लैंग्वेज जो मेरे पास होता है वो दो तरह का होता है। लो लेवल लैंग्वेज, ये मेरे पास होता है मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज क्या होती है, यानी ये कंप्यूटर्स की डिवाइस की नेटिव लैंग्वेज है, उसकी इसकी बोली है, मदर टंग है उसकी। ये सिर्फ 0 या 1 की भाषा में समझता है, 0 1 0 1, या फिर मैं कह दूँ, या अगर मैं मतलब इसी भाषा में समझता है 0 1 1 0 0 0 0। ऐसे लैंग्वेज में हम प्रोग्राम बनाते हैं लो लेवल लैंग्वेज पे, कि हमने कोई प्रोग्राम बनाया, हमने उसको इस लैंग्वेज में लिखा। इसका एक फ़ायदा भी है कि ये बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेमोरी की कोई शॉर्टेज नहीं रहेगी, यानी मेमोरी कोई ज़्यादा यूसेज नहीं होगी, और ये बहुत अच्छी रिलायबल एफिशिएंट लैंग्वेज है। इसका इस्तेमाल पहले बहुत होता था, जितने भी हम पहले टाइम में हम जितने भी डिवाइसेस बनाते थे, हम इसको यूज़ करके बनाते थे, क्योंकि ये बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत फास्ट एग्जीक्यूटिंग है, बहुत बढ़िया लैंग्वेज है। बट इसके साइड इफ़ेक्ट है कि ये, इसके लिए हमें डीप नॉलेज चाहिए। कि मैंने कोई प्रोग्राम बनाया, सपोज मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ, मैं 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 ऐसे चलता गया, मैं प्रोग्राम बना दिया। अब मैं अगर मुझे दोबारा बनाना पड़ जाए तो मेरे लिए महाभारत है। मैं फिर दोबारा से मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा कि मैंने इसको कहाँ से शुरुआत की थी, कैसे शुरुआत की थी, किस तरह शुरुआत की थी। उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, आप एक बार में इसको करके नहीं कर सकते, क्यों, और ये बहुत डिफ़िकल्ट है, आप उसको याद भी नहीं रख सकते कि मैंने फटाफट ऐसे कर दूँ, नहीं। तो इसका एक ड्रॉबैक है। वैसे बहुत बढ़िया लैंग्वेज है ये, इसके दो टाइप्स है। अब मैं बात करूँगा हाई लेवल लैंग्वेज की, मैं इसको यहाँ से रखता हूँ, हाई लेवल लैंग्वेज की। अब इसके अंदर मेरे पास कुछ टाइप्स होती है, एग्जाम्पल्स कह लो। एक तो होती है मेरे पास सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये कुछ मेरे पास, और भी कई सारी मेरे पास लैंग्वेज है। यार इनमें क्या होता है, इनमें हम क्या लिखते हैं, बस क्यों हाई लेवल क्यों बोला गया, क्योंकि इसके अंदर हम मशीन लैंग्वेज नहीं लिखते, 0 1 की फॉर्म में नहीं लिखते, इसमें हम अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। यानी हम इसमें अल्फ़ाबेट्स
करेक्टर्स सिंबल्स के रूप में लिखते हैं। उससे क्या फ़ायदा है, वो एक ईजी लैंग्वेज है, ईजिली टू अंडरस्टैंडेबल है। उससे क्या होगा, लेकिन उससे क्या होगा कि हम फटाफट उसको इजीली लिख सकते हैं, हमें याद भी कई बार रहता है कि हाँ इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। लेकिन अगर हम इसको एग्जीक्यूट करवाना है तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये तो हम कहते हैं डिवाइसेस तो 0 1 की फॉर्म में समझता है, यानी हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज की फॉर्म में समझता है। तो क्या होता है कि इस जैसे हमने इसको लिखा, इसके प्रोग्राम लिखा, हमने रन किया, तो ये इसकी जो लैंग्वेज है वो कन्वर्ट होकर लो लेवल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी ये यहाँ पहुँच जाता है, कन्वर्ट होके कन्वर्टर से ये कन्वर्ट हो जाता है, तभी वो हमें इजीली चला पाता है। जैसे हमने टर्बो सी चलाया, कील चलाई है, आर्डिनो आईडीई चलाई है, पाइथन में, जावा में हमने चलाया, तो हमने उसमें अपनी लैंग्वेज में लिखा है मेन, फिर डिफाइन किया, फिर इंटीजर हमने डिफाइन कर दिए, कौन कौन से करेक्टर्स हम ले रहे हैं, फिर हमने प्रोग्राम लिखा, उसको फिर रन किया, उसके बाद वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होके एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये दोनों बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बट सबसे ज़्यादा हम आजकल ये यूज़ करते हैं क्योंकि ये एफिशिएंट भी है। दूसरी बात, ये हम इजी टू अंडरस्टैंडेबल है। ये भी नो डाउट अच्छी लैंग्वेज है, बट इसका ड्रॉबैक यही है कि इसको डिफ़िकल्ट है, हम इसकी हमें नॉलेज बहुत चाहिए हमें, और इसको डीप मीनिंग में समझना पड़ेगा। तो ये थे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था कि लो लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल क्या होती है। अब मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट आर ट्राई-स्टेट डिवाइसेस एंड व्हाई आर दे एसेंशियल इन बस ओरिएंटेड डिवाइसेस। अब मेरे पास ट्राई-स्टेट डिवाइसेस क्या होते हैं। अगर आपने एक कोई गेट देखा होगा, मैं इसको यूज कर देता हूँ सारे यहाँ से, मैं गेट की बात कर रहा हूँ, नॉट की, इन्वर्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका आपको सिंबल इस हिसाब से दे रखा है ये, यानी मैंने एक इनपुट दी, मेरे पास एक आउटपुट आ गई। ये तो ठीक है, चलो एक इनपुट आ गई, एक आउटपुट आ गई, हमारे पास एक इनपुट है। सपोज मेरे पास कोई ए है, मुझे ए बार मिल गया, या मेरे पास ए बार है, मुझे ए मिल गया, ठीक है, एक इनपुट तो ठीक है। बट क्या होगा अगर मेरे पास दो इनपुट इकट्ठी आ गई, कई डिवाइसेस में दो इनपुट आ सकती है, या मैं दो से ज़्यादा इनपुट चाहिए, तो इसके क्या होगा, मैं एक एक्स्ट्रा इनपुट लगा दूंगा, इसको मैंने अनडिफाइंड कह दो, मैं कोई कैरेक्टर दे रहा हूँ ई, मैं इसको ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ई कुछ भी हो सकता है। ई का मतलब यहाँ पे अनडिफाइंड कैरेक्टर है, फ्लोटिंग कैरेक्टर है, कुछ भी हो सकता है, यानी इसको मैं हाई इम्पिडेंस कैरेक्टर बोल रहा हूँ। ये हाई इम्पिडेंस है, मतलब एक हाई लो हाई इम्पिडेंस, यानी ये हो गया मेरे पास हाई इम्पिडेंस कैरेक्टर। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास अगर हमें दो से ज़्यादा भी देनी है तो ये इजीली को संभाल लेगा। तो अगर मैं किसी डिवाइसेस में इसको लगाऊं तो उसको हम ट्राई-स्टेट डिवाइसेस बोल देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई आर द बस ओरिएंटेड डिवाइसेस। अगर किसी डिवाइस में कोई बस है, जैसे कि हर डिवाइस में होता है, बट वो कॉमन बस है, जैसे एक मल्टीप्लेक्सर में ले लो, उसमें हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स होते हैं, एक आउटपुट होता है, ऐसे ही केस कोई होगा, मल्टीपल इनपुट्स आ रहे हैं, आउटपुट एक है, वो सब एक कॉमन बस से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इसमें रिप्रेजेंट इन द सेंस एक ही बस से वो जा रहे हैं, यानी वन वे है, बस एक एक करके इनपुट जाएगा, आउटपुट मिलता जाएगा। क्या होगा सपोज कि अगर दो इनपुट इकट्ठी आ जाए, या हमें दो से ज़्यादा इनपुट चाहिए, तो उनमें झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि बस वन वे है, ये तो है नहीं कि कोई साइड से निकाल के ले जाए, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इससे क्या होगा, अगर में झगड़ा हो गया तो डाटा लॉस हो जाने के चांसेस ज़्यादा। तो क्या 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 करते हैं हम, कोई 8 मिनट डिवाइसेस ले लिया, इसके आगे मैंने इन्वर्टर लगा दिया, ट्राई-स्टेट लगा दिया। अब यहाँ से मेरे पास इनपुट्स आ रहे हैं, ये क्या करेगा कि अगर मेरे पास दो इनपुट्स आ रहे हैं तो ये उनमें देखेगा कि किसको मैंने ज़्यादा बस देनी है, किसको ज़्यादा ज़रूरत है, किसको मैंने बस दे के उसको आउटपुट पे भेजना है। ये इसका काम ये है कि मैंने दो बंदों के बीच में चुनाव करना है कि इसको पहले किसको ज़रूरत है बस की, उसको मैं भेजूंगा आगे, दूसरे को उसके बाद भेजूंगा। तो ये बहुत अच्छा इसके अंदर है, बहुत बढ़िया सिस्टम है, बहुत बड़े डिवाइस है कि इजीली ये चुनाव करके भेज देगा, चूज करके भेज के किसको ज़्यादा ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि मेरी बस ख़राब भी नहीं होगी, मेरा डाटा लॉस्ट भी नहीं होगा, और हमें ईजिली आउटपुट हमें अवेलेबल मिल जाएगी। थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है क्योंकि हमें एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगाना पड़ जाता है एक डिवाइस के अंदर, और ज़्यादा इसमें कोई ख़ास बात है नहीं।
वो यही है कि ये दो या उससे ज़्यादा इनपुट्स में चूज करके भेजेगा कि किसको ज़्यादा ज़रूरत है बस की, वो उसको भेज देगा, उसके बाद दूसरे इनपुट को भेज देगा। तो ये तो था कि एक ट्राई स्टेट डिवाइस को एक बस ओरिएंटेड में जो सिस्टम में क्या इसका रोल प्ले करता है। तो आई होप आपको ये पसंद, आपको समझ आया कि हमारे पास ये 4 क्वेश्चन थे, उसका मीनिंग समझ आया, उसके तो आपको सोल्यूशन आपको तो अच्छे लगे या आपको समझ आए। अब एक मैंने क्वेश्चन पुट किया था अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, जब मैं रजिस्टर पढ़ा रहा था, कि 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको। एक आपको उसकी वैल्यू दी थी रजिस्टर की, उसको बताना कलर कोड क्या होता है। सेकंड दिया था कि मैंने कलर कोड दिया है, उसकी वैल्यू क्या चाहिए। तो मैं उसका सोल्यूशन आपको दे देता हूँ। तो मैं इस यहाँ पे इरेज कर सकता हूँ। मैंने क्वेश्चन पुट किया था कि मेरे पास 220 ओम का रजिस्टर है, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, मुझे उसका कलर कोड चाहिए कि कौन सा कलर होगा। तो अगर मैं इसको ब्रेक करे तो ये दो हो गए डिजिट 1 एंड डिजिट 2, ये हो गया मल्टीप्लाई। तो ये रिप्रेजेंट करता है रेड एंड ब्राउन, ये है इसकी कलर कोडिंग। सेकेंड मेरे पास था कि मेरे पास कलर कोडिंग है रेड, ब्लू, ग्रीन एंड गोल्ड, मुझे इसकी वैल्यू बतानी थी। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, मतलब ये मेरे पास होगा 2, ये 6, ये मेरे पास 100 किलो ओम, ये मेरे पास ±5%। ये मेरे इनके पास की वैल्यूज होती है, डिजिट 1, डिजिट 2, मल्टीप्लाई एंड टॉलरेंस। तो मैं अगर इनको कंबाइंड करके लिखूं तो ये मेरे पास आता है 2.6 मेगा ओम ±5%। ये मेरे पास रजिस्टर की वैल्यू होगी। तो ये थे इसके सोल्यूशन। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। तो प्लीज़ इसको अगर हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच।